सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं शिवानी जी द्वारा रचित कहानी अपराजिता। आरती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर सिहर कर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दर्पण में अपने सांवले साधारण चेहरे के साथ साथ उसे उसी प्रतिबिंब की प्रेत छाया फिर त्रस्त कर गई थी जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। यह अदर्शी प्रतिबिंब उसे बार बार अंगूठा दिखाकर कह रहा था, क्या खाकर मेरी बराबरी करोगी आरती सक्सेना? प्रतिभा को तो मनुष्य अपने परिश्रम से भी संवार सकता है, किंतु कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, विधाता के दिए कुत्सित चेहरे को वह क्या संवार सकता है? देख लिया है ना मेरा चेहरा, मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य के सम्मुख अब क्या तुम्हारी अफसरी टिक सकती है? आरती की सूजी आंखों की पलकें अभी भी अश्रुसिक्त थीं। क्या कहेगी वह अब अपने मित्रों से? फिर मित्र भी क्या उसके साधारण स्तर के थे? वह कुछ भी न कहें तब भी उसके उदास चेहरे की एक एक रेखा को वे खुली पुस्तक सा ही बांच लेने में समर्थ थे। आरती की असाधारण प्रतिभा के स्तर के मित्र जुटना भी सहज नहीं था। अपने गहन अध्ययन, अनुपम शौर्य एवं असाधारण योग्यता के ही कारण आज वह सचिवालय की उस ऊंची कुर्सी पर आसीन थी। इसी से उन्नत नासिका या कर्णचुंबी आयत नयनों के अभाव में भी उसका साधारण चेहरा एक अनोखी ही आभा से उद्दीप्त रहता था। वैसे देखा जाता तो वह देखने में साधारण ही नहीं, साधारण के स्तर से भी बहुत नीचे ही उतरती थी। संकुचित ललाट, जुड़ी घनी भौहें और तीखे तेवर उसे और भी उग्र बनाकर देखने वाले को सहमा देते थे। उसका एकमात्र दर्शनीय अवयव उसकी शरबती आंखें थीं, जो परिवेश के साथ कदम मिलाती बिजली की गति से अपना रूप बदलती रहती थीं। जहां प्रणयी पति को देखते ही उन मदभरी आंखों में रस का सागर छलकने लगता, वहीं पर कलुआ जैसे कुख्यात तस्कर को कभी उन्हीं तरल आंखों के सहसा ज्वालामुखी बन उठे अग्निगर्भा तेज ने पक्षाघात का सा झटका दे दिया था। जब आरती ने उस छोटे से पिछड़े इलाके में अपने आबकारी विभाग की कलेक्ट्री का पदभार पहली बार संभाला था, वह रूखी मर्दानी अफसर जितनी ही कर्मठ योग्य थी उतनी ही ईमानदार और प्रतिभा संपन्न थी। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दिखाया था, किंतु शायद वह रुपए के लिए नहीं, निरीह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपए के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्य निष्ठा से नहीं डिगाया। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दिखाया था, किंतु शायद वह रुपए के लिए निरीह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपए के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्य निष्ठा से नहीं डिगाया। चाहती तो वह उसी क्षण पल पल दुगनी घोषित की जा रही उत्कोच राशि को ग्रहण कर जीवन भर अपने रूपवान कृषकाय सहचर के साथ चैन की बंसी बजा सकती थी। फिर तो रात आधी रात को किसी की सुदूर स्थित ग्राम में तस्करों के अड्डे का संधान पाते ही वह गुर्राती भूखी नरभक्षिणी सी हो शिकार की खोज में निकलने लगी। एक तो उसका जिला नेपाल की सरहद से सटा था, उस पर सीमांत का गहन अरण्य उनका प्रिय अड्डा था। 4 ही महीनों में उसने 3 छापे मारकर लाखों की हशीश अफीम बरामद कर ली थी। एक दिन वह ऐसे ही थकानप्रद दौरे से जीप धड़धड़ाती अपने बंगले में पहुंची ही थी कि तहसील का एक धूर्त नापित उसे सूचना दे गया था, कलुआ हमारे ही गांव के ठाकुरों की बारात में आया है, सरकार पूरे 60-70 हजार का माल लिए है। कलुआ के आतंक ने उन दिनों समीपस्थ प्रत्येक ग्राम को थर्रा कर रख दिया था। वह एक कुख्यात तस्कर ही नहीं, एक नृशंस डकैत भी था। दिन दहाड़े समृद्ध ग्रामीणों के यहाँ अपनी बहुमूल्य पोटलियां छिपा वह प्रतिवेशी ग्रामों की समृद्धि को किसी गर्त में छिपाए हड्डी के टुकड़े की भांति सूंघता चोर कुत्ते सा ही पहुंच जाता और बल्लम भाले देसी बारूद के धमाके से पूरे ग्राम को आतंकित कर संपन्न श्रीमंत को भी पथ का भिखारी बना जाता। कहा जाता था कि उसके अचूक निशाने की कीर्ति से ही सहम कर कोई भी पुलिस की टुकड़ी उससे आज तक मोर्चा नहीं ले पाई थी। उसी अचूक निशाने के स्वामी को अपने अचूक निशाने से पराजित कर दुस्साहसी आरती सक्सेना ने अपने पूरे जिले को अपनी खाकी ट्यूनिक की जेब में डाल लिया था।
वह जब भी छापा मारने निकलती हमेशा मर्दानी वर्दी का ही परिधान धारण किए रहती। साड़ी के 6 गजी जंजाल में अपनी प्रशासकीय योग्यता को उलझाना उसे पसंद नहीं था। इसीलिए उसने अपने ऐसे शत्रु संधानी दौरों के लिए एक साथ कई खाकी वर्दियां सिला ली थीं। पौरुष को वह अपने अर्जित पौरुष से ही आज तक पराजित करती चली आई थी। वह इस बात का भी पूरा ध्यान रखती थी कि किसी नन्ही सी तुरपन से भी नारी की ललित ललाम छटा न छिटक पाए। दूर से देखने पर तो किसी भी अपरिचित को उसे देखकर किसी रौबदार गठीले पुरुष का भी भ्रम हो सकता था। एक बार तो उसके एक मित्र की नन्ही पुत्री ने कह दिया, हाय बुआ, अगर आप वो 8 आने वाली नकली मूछें लगा लें तो और भी अच्छी लगेंगी। कलुआ के अड्डे पर छापा मारने भी वह अपनी उसी मर्दानी वर्दी में निकल पड़ी थी। फिर जिस छल बल से वह साक्षात चामुंडा का रूप धारण कर उस चिक्षुर से मोर्चा लेने अपने गणों सहित उस ग्राम में पहुंची और छिपकर पेड़ के पत्तों से एकाकार हो गई, वह घटना पूरे शहर में एक दंतकथा बन गई थी। विदेशी ठर्रे और बनेले सुअर के तामसी अपच से उन्मत्त कलुआ बारातियों का मनोरंजन उसी की गुणगाथा से कर रहा था। अजी यहाँ कैसे कैसे अफसरों को थूक चटा दिया। यह 3 कौड़ी की मेहरारू क्या खाकर कलुआ से जूझेगी। सुई उछाल कर भी अपने निशाने से उड़ा सकता है कलुआ। किसकी छाती में इतने बाल जो इस छाती को बंदूक के धमाके से दागे। वह बड़े गर्व से अपनी लोमश छाती का प्रदर्शन कर ही रहा था कि पत्तों के गहन अंतराल से सन्नाटी गोली उसकी कनपटी का स्पर्श करती एक पल को उसकी बोलती बंद कर गई। फिर तो कलुआ का विभत्स चेहरा और भी विभत्स हो उठा। देखते ही देखते विवाह का मंडप खाली हो गया। कच्ची मिट्टी के बने घरों के द्वार पटापट बंद हो गए, पर उस भगदड़ के बीच भी कलुआ अपनी वन केसरी की गर्जना से दिशाएं गुंजाने लगा था। मर्द है तो सामने आकर लड़, जनकों की तरह छिपकर गोली क्यों चलाता है। वह अब बंदूक ताने दांत पीसता शत्रु की शरसंधान की दिशा को ढूंढने लगा था। मर्द ना होकर भी वह जवां मर्द के ही साहस से पेड़ से कूद गई थी। आमने सामने की टक्कर में पहली बार उस अचूक निशानेबाज का निशाना आरती के कंधों को छूता व्यर्थ निकल गया था। उसका एक कारण और भी था। जिसने सर्वदा पुरुष प्रतिद्वंदी की ही आग उगलती आंखें देखी थी, वह एक क्षण को उस अंधकार में किसी वन्य पशु की सी जलती उन आंखों के अस्वाभाविक तेज से सहसा चौकन्ना हो गया था। फिर उत्तेजना, क्रोध और पेड़ से लगाई गई ऊंची छलांग ने आरती का ढीला बंधा जूड़ा खोलकर कंधों पर बिखेर दिया था। खुले केश, तमतमाया चेहरा और आरक्त चक्षुओं की उस ज्वलंत दृष्टि ने कलुआ का संतुलन छीन लिया। उसके मोटे होंठों से भद्दी अश्लील गाली आदि ही निकली थी कि आरती की कुमुक ने उसे घेर कर जकड़ लिया। आरती को प्रशस्ति तो प्रचुर मिली ही थी, साथ ही उसके अनुपम शौर्य प्रदर्शन ने उसे उसी दिन से पुरुष सहकर्मियों की बिरादरी में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। उसकी स्वयं की महिमा के साथ साथ फिर निरंतर उसके पद की गरिमा भी बढ़ती ही चली गई। कुछ अंशों में आरती की योग्यता को उसके सुखी दाम्पत्य जीवन ने ही घिस मांझकर और भी परिष्कृत कर दिया था। उसके निकटतम मित्रों को भी कभी कभी आश्चर्य होता था कि एकदम ही अनमेल जोड़ी होने पर भी दोनों में स्वाभाविक खटपट तो दूर, सामान्य सी बहस भी कभी नहीं होती थी। लगता था दोनों ने ही बड़ी समझदारी से कुछ ऐसा समझौता कर लिया था कि उनके जीवन में एक दर्शनीय मशीनी तत्परता आ गई थी। दिन भर दोनों समानांतर रेखाओं से विलग रहते और संध्या होते ही वे 2 रेखाएं एक दूसरे का अस्तित्व मिटा एकाकार हो जाती। न दोनों के स्वभाव में कोई साम्य था, न चेहरे मोहरे और शरीर की बनावट में ही। आरती हष्टपुष्ट ऊंची महिला थी। उसके मदाक्रांत प्रौढ़त्व ने समय से कुछ पूर्व ही किसी बिना बुलाए अवांछित अतिथि की भांति टपक कर उसके यौवन को दुस्साहस से पीछे ढकेल दिया था। जीवन के 33 वसंतों में ही कनपटी के बालों से सफेदी झांकने लगी थी। सचिवालय के कठिन कार्यभार ने चेहरे को सिकोड़ दिया था। पुरुषों के निरंतर साहचर्य से उठने बैठने, हंसने बोलने में पुरुषोचित गरिमा आ गई थी। अराल अंगुलियों को यत्न से किया गया मैनिक्योर भी अब संवार नहीं पाता था। दिन भर कलम पकड़ने से उंगलियों में गांठें उभर आई थी। फिर भी उसकी सज्जा, वाणी, हंसी में भी कहीं भी शैथिल्य नहीं रहता। वहीं पर उसके पति रामभजन सक्सेना के नाम में किसी अर्दली के नाम किसी खनक नहीं थी। पूरे व्यक्तित्व में ही सदैव किसी दीवार के ढह पड़ने का सा खतरा बना रहता था। आरती प्राणांतक चेष्टा से ही अपने उस निपट गंवार पति को एक सुसंस्कृत नागरिक बना पाई थी। पितृगृह की समृद्धि में पालिता आरती ब्याह कर ससुराल आई तो उसका यही सुदर्शन सहचर
मुंह में दातून दबा लोटा लेकर दिशा जंगल जाया करता था। नाम का तो ग्रेजुएट था, किंतु सभ्य शिष्टाचार की वर्णमाला से उसका सामान्य सा भी परिचय नहीं था। अंग्रेजी बोलना तो दूर, पढ़ने में भी वह बुरी तरह हकलाता था। उसी देहाती भजन का कायाकल्प कर दिया था आरती ने। शरीर अभी भी कृश था, किंतु उसकी वही कृशता उसके सुकुमार चेहरे को और भी कमनीय बना देती थी। वह ऐसा चेहरा था जिसे कभी पारसी थिएटर कंपनियां सजा धजा कर नारी रूप में अवतरित कर लाखों दर्शकों के हृदय विजित किया करती थी। आरती के लिए वह भोला पति एक मोहक शिशु सा ही था, जिसे तरह तरह के उपहारों से लाद कर भी उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं होता था, और वह भी पत्नी प्रदत्त प्रत्येक अलभ्य दामी उपहार के हाथ में आते ही अबोध शिशु सा ही किलक उठता। कहीं भी कोई अच्छा कपड़ा देखती आरती चट से भजन के लिए खरीद लेती। चौक की न जाने किन किन संकरी गलियों में घूम वह उसके लिए चिकन के जालीदार कुर्ते बनवाती, कहीं से कारचोबी के नागरा बनवा लाती और कहीं से कोल्हापुरी चप्पलें। पत्नी की कलात्मक सुरुचि बेजोड़ थी और उसी का संस्पर्श उसके मोम की डली से पति को भी लग गया था। कॉन्वेंट शिक्षिता आरती की त्रुटिहीन उच्चारण ही भजन की जिह्वा पर नहीं उतरा। उसके अदब, कायदे, नम्रता, शिष्टाचार की छाया भी उसे निरंतर अपने आरक्षण में घेरे साथ साथ चलने लगी थी। आरती की दृष्टि में उसके पति का सबसे बड़ा आकर्षण था नारी मात्र के प्रति उसकी उदासीनता। उसकी मित्र पत्नियां मिलने वालियों में एक से एक आकर्षक, मुखरा, चपला उर्वशियां थीं, किंतु मजाल थे कि कभी भजन उनसे हंसी चुहल तो कर ले। नारी रूप की प्रेरणा शक्ति उसके भोले महादेव का कभी स्पर्श नहीं कर पाती थी। उसका संसार, उसका प्रणय निवेदन केवल अपनी रोबदार पत्नी तक ही सीमित था। वही उसकी एकमात्र उपास्य थी और वह उसका एकमात्र उपासक। जब तक सास जीवित रही, आरती की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद उससे असंतुष्ट ही रही। हम तो उसी दिन जान गई थी जब बचुआ उन्हें ब्याह के लाए थे। अजी कुछ जनानी लकार हो तो गोद भी भरे। वैसे बचुआ उसे अपने मन से ब्याह कर नहीं लाए थे, उनके दूरदर्शी पिता ने ही उन्हें वह उपहार भेंट किया था। आकंठ कर्ज में डूब मुंशी जी का वह अकर्मण्य मंदबुद्धि पुत्र कई असफलताओं के पश्चात ग्रेजुएट बन पाया था। फिर पिता के ही एक मित्र ने उसके लिए वनस्पति घी फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ दी थी। जब कर्जदारों ने मुंशी जी के द्वार खटखटाकर कुंडी का लगभग उन्मूलन ही कर दिया था और गिरवी पड़े मकान की कुर्की का भय उन्हें बुरी तरह त्रस्त कर रहा था, तभी यह रिश्ता आया था। पहले तो वह चौंके, फिर उनका विवेक जागृत हो गया। रिश्ता उन्हें मंजूर था, पर तगड़े तिलक के अतिरिक्त अपने सुदर्शन पुत्र की अंतिम नीलामी बोली में वह चाहते थे कि समधी उनका पूरा कर्ज उतार कर बंधक पड़ा पुश्तैनी मकान भी छुड़ा दें। आरती के पिता अवकाश प्राप्त जिलाधीश थे, किंतु अवकाश प्राप्ति पूर्व नौकरी ने उन्हें जिन जिन जिलों का सम्राट बनाया था, वहां से उन्होंने महमूद गजनवी किसी हृदयहीनता से लूटपाट कर यथेष्ट समृद्धि बटोरी थी। फिर आरती उनकी एकमात्र संतान थी। यह विधाता का सरासर अन्याय ही था कि पुत्री के चेहरे को वह सामान्य सा लावण्य भी नहीं प्रदान कर सके थे, नहीं तो आज पढ़ी लिखी पुत्री को उन्हें ऐसे बहाना पड़ता। सुदर्शन जामाता के कमनीय चेहरे पर रीझ कर ही उन्होंने यह रिश्ता भेजा था। बुढ़ा डायबिटिक था और बुढ़िया का दिल का पुराना रोग था। आखिर सास ससुर कितने दिन जिएंगे? ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही दिनों में बेटी का मैदान साफ हो जाएगा और वे भजन को गृह जामाता बनाकर अपने गृह का स्थायी सदस्य बना लेंगे। किंतु जब उनकी काल्पनिक योजना साकार हुई तो उनके भजन को स्थायी सदस्य बनाने के सपने मिट्टी में मिल गए। माता पिता को एक साथ ही ट्रेन दुर्घटना में खोकर आरती विक्षिप्त सी हो गई थी, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी। ससुराल का बेढंगा मकान बेचकर उसने पिता की कोठी को किराए पर उठा दिया और फिर पति की नाम मात्र की नौकरी छुड़वा कर उसे साथ लेकर वह अपनी नौकरी संभालने चल दी थी। भजन का वास्तविक कायाकल्प उसके इसी निरंकुश राज्यकाल से आरंभ हुआ था। उसकी अप्रतिम खिसियाई हंसी को बरबस धारण कराए गए मौन व्रत ने मिटा दिया। अकारण की गुनगुनाहट और बीच बीच में कंधे उचकाने के बद अभ्यास को भी रोबदार पत्नी की कनखियों की मार ने सदा के लिए मुक्ति दिला दी। यही नहीं, रात रात पढ़ाकर आरती ने उसे न जाने कब एमए की परीक्षा भी ठेल ठाल कर उत्तीर्ण करा दी। फिर तो अपनी मित्र मंडली में वह अपने पति का परिचय पठन पाठन प्रेमी विद्वान के रूप में देने लगी। इन्हें क्या कभी अपनी रिसर्च से फुर्सत मिलती है? जब देखो तब मोटी मोटी किताबें लिए किसी कोने में बैठे रहते हैं। वास्तविकता एकदम उसके कथन के विपरीत होती। बेचारा भजन कोने में स्वेच्छा से नहीं बैठता था।
उसे बैठा दिया जाता था, जिससे आरती की बौद्धिक गोष्ठी के बीच वह कहीं अपना कोई सस्ता सा चुटकुला ना सुना बैठे। एक दो बार वह आरती को उसके मित्रों के सम्मुख ऐसे चुटकुले सुनाकर बुरी तरह अपदस्थ कर चुका था। आरती एक लोकप्रिय वरिष्ठ अफसर थी। आए दिन उसके यहाँ गोष्ठी जमती। उसकी मौलिक परिहास प्रियता, आनंदी स्वभाव, उदार मेजबानी उसकी गोष्ठियों को और भी मधुर बना देती। उसके दिए गए सहभोजों की शहर में विशेष ख्याति थी। जब भी उसके यहाँ पार्टी होती वह रुपया पानी की भांति बहा देती। भजन ऐसे अवसरों पर अपनी पूरी सामर्थ्य से जुट जाता। न जाने किन किन मंडियों में घूम घूम कर पसेरियों में सब्जी खरीदता, फिर स्वस्थ बकरे की एक एक रान की जांच पर रखकर बोटियां कटवाता। यहाँ तक कि मसाला पीसने में भी उसे नौकर पर विश्वास नहीं होता। आरती दफ्तर से लौटती तो देखती कच्छा बनियान पहने वह सिलबट्टे से जूझता, पसीना पसीना हो रहा है। भजन, दिस इज टू मच। तुम इन हरामखोर पड़ोसियों को नहीं जानते, कहीं जान गए तो मेरी ही बदनामी करेंगे, वह कहती। किसे क्या पता कि हमने मसाला पीसे। वह बड़े भोलेपन से हंसकर फिर मसाला पीसने लगता। बहादुर ने तो देख लिया है, घर का भेदी हर नौकर विभीषण होता है। भजन, किसी ने कभी फुसलाया तो चट से उगल आएगा कि मैम साहब से मसाले भी पिसवाती हैं। कभी कभी आरती रुआसी हो जाती, पर भजन को किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं रहती। जब आरती ड्राइंग रूम की और अपनी सज्जा में व्यस्त रहती, वह रायते के लिए दही मथ रहा होता। घर का नेपाली नौकर बहादुर ही उसका एकमात्र मित्र था। उसे भी यह मसाला पीसने वाला मैम साहब के ब्लाउज पेटीकोट में इस्त्री करने वाला साहब बहुत पसंद था। न उसे कभी डांटता न डपटता। आरती को कभी कभी मीटिंग से लौटने में बड़ी देर हो जाती तो देखता स्वामी और भृत्य दोनों परमानंद से रेडियो लगाकर फिल्मी गाने सुन रहे हैं। कितनी भाग्यवान हो तुम आरती, उसके मित्र सीमा चक्रवर्ती कहती थी। तुम्हारे पति की जगह कहीं मेरा हरेंद्र होता तो ऐसी दावत के बाद मेरी खैर नहीं रहती। तुम तो जानती ही हो, वह एलाइड में है और मैं IAS हूँ। इस कॉम्प्लेक्स से वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। कई दावतें ऐसी होती हैं जहाँ केवल मुझे ही निमंत्रित किया जाता है, बस फिर यही समझ लो कि पूरा महीना भर वह दावत मेरे सिर से निकलती रहती है। आरती गर्व से मुस्कुरा देती, किंतु सहसा एक ही रात में वह उसकी सहज स्वाभाविक गर्वोन्मत्त मुस्कुराहट सूखे अधरों पर ही सूख कर विलुप्त हो गई थी। आज पहली बार जीवनोदधि की उद्दत आनंदी तरंगों के बीच एक अदृश्य चट्टान की भयावह उपस्थिति उसे त्रस्त कर गई थी। कुछ ही क्षणों में उसका जीवन पोत उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। दिन भर की क्लांति के पश्चात कभी कभी जब भजन अपने लजीजे प्रणय निवेदन के साथ डरते डरते उसे बाहों में खींचने की चेष्टा करता तो वह इस बुरी तरह से डपट देती कि बेचारा सहम कर पत्थर बन जाता। आज उन्हीं बाहों के विस्तृत घेरों में स्वयं ही सिमटकर खो जाने को उसका आहत हृदय व्याकुल हो रहा था। विवाह से पूर्व डाइटिंग के चक्कर में जब वह ग्रास भरकर खाना खाकर ही उठ जाती थी तो उसकी माँ उसे टोकती थी, बेटी ऐसे ही खाना कम करोगी तो एक दिन आंतें सिकुड़ जाएंगी और भूख एकदम ही मर जाएगी। यही शायद भजन की अभूख का कारण भी था। उस शुद्धांत भिक्षुक को उसने ही तो तीव्र भर्त्सना से न जाने कितनी बार द्वार से भूखा लौटा दिया था। पर तब वह क्या जानती थी कि उसके शिशु से सरल पति को उस मायावी गुरु का चक्कर बांध रहा है। कुछ महीनों से वह पति की विचित्र गतिविधि को देखकर शंकित अवश्य हुई थी, पर फिर अफसरों का शत्रु मार्च का महीना सिर पर चढ़ाया था। न जाने कितने बिल, कितनी फाइलें और चिड़ियाघर के बंद पिंजरे में गुर्राते बब्बर शेर की सी गर्जना में उसके सचिव कलेजा बीच बीच में अलग ही धड़का रहे थे। क्या करती बेचारी, थकी मांदी आती और भजन से थोड़ा इधर उधर की बातें करके सो जाती। अचानक एक दिन आरती की नींद टूटी तो देखा पार्श्व के पलंग से भजन गायब है। उसने सोचा शायद बाथरूम गया है, फिर नींद में डूब गई। थोड़ी देर बाद अपने कद्दावर अल्सेशियन का भौंकना सुन वह चौंक कर उठ बैठी। पलंग अभी भी खाली था। जिस कोने की ओर मुंह किए जैकी भौंक रहा था उधर ही उसकी दृष्टि स्वयं मुड़ गई। न जाने कब से उसके पार्श्व से उतर भजन चटाई बिछा शीर्षासन की मुद्रा में मूर्ति सा स्थिर उल्टा लटका था। उसकी सतर देह काठ सी तनी थी। सिर के बालों ने लंबोतरे चेहरे को पूरी तरह ढक लिया था। जैकी स्वामी के परिचित देह गंध से भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। चुप कर जैकी, आरती ने उसे झपटा। फिर अपनी झुंझलाहट को यथासाध्य संयत कर उसने उल्टे लटके भजन के कान के पास मुंह सटाकर पुकारा, भजन, भजन डार्लिंग। पर भजन डार्लिंग ने तो जैसे परम पद पा लिया था। संसार में होकर भी वह संसार में नहीं था। आरती का साहसी कलेजा भी बुरी तरह धड़क उठा।
दिल्ली, मसूरी, मद्रास की वह अपनी सारी अफसरी कवायद भूल बिसर कर रह गई। बड़ी देर बाद वह सीधा होकर बैठा तो आरती सहम कर स्वयं ही पीछे हट गई। यह तो उसका पति नहीं था। चेहरे पर की दिव्य मुस्कान और अर्धोन्मिली दृष्टि न जाने किस अदृश्य शांति के सागर में डुबकियां लगा रही थी। यह सब क्या कर रहे हो भजन? इतनी ठंड में नंगे बदन? वह चिंतातुर और व्यग्र होकर पति को बरबस पार्श्व में खींच लाई और कंबल उड़ा दिया। यू हैव अ वेरी वीक चेस्ट भजन। याद नहीं, पिछली बार इन्हीं दिनों तुम्हें ब्रांकोनिमोनिया हो गया था। इस बार कुछ हो गया तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे एक सेमिनार में नैनीताल जाना है। भजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़ी देर तक पति का हाथ मुट्ठी में कसकर दाबे दाबे ही आरती फिर गहरी नींद में डूब गई। जब उठी तो उसका पार्श्व पर्यंक फिर सूना था। उसने ड्रेसिंग गाउन डाला, सब कमरे देखे, बाथरूम देखा, फिर बहादुर की पेशी की। क्यों बहादुर साहब कहीं गए हैं क्या? उस एक प्रश्न को पूछने में उस आत्मसम्मानी प्रखर नारी की कितनी ही सूखी सिसकियां कंठ प्राचीर से टकरा टकरा कर उसका कलेजा निचोड़ गई थी। उसका पति आज तक उससे बिना पूछे कभी बाथरूम तक नहीं गया था। यह हरामखोर बहादुर भी जानता था। फिर उसी से आज पति के पलायन की कैफियत मांगने में वह धरती में धंस गई थी। जी, साहब तो आजकल रोज दोपहर में गुरुजी के पास जाता है। आज जल्दी चला गया। उसका चपटा चेहरा स्वामी की कीर्ति से उद्भासित हो और भी चपटा लगने लगा था। गुरुजी? कौन गुरुजी? नागा बाबा है हुजूर। तन पर बस्तर नहीं, साहब हमको भी एक दिन ले गया था। कहता था बहादुर, हम भजनानंद बन गया तो तुमको भी साथ ले जाएगा। आरती को लगा वह बेहोश होकर उसी मूर्ख के सामने कहीं कोई दृश्य उपस्थित ना कर बैठे। ठीक है, तुम नाश्ता तैयार करो, साहब के आने पर ही मैं चाय पीऊंगी। और न जाने कब तक वह अवश कुर्सी में ही बैठी रही थी, जिसे उसने किसी जंगली भेड़िए की मांद से छुड़ाए बुल्फ बॉय की ही भांति अपने बुद्धि नैपुण्य से सोच संस्कृत समाज का सम्मानित सदस्य बना लिया था। वह उसके किस अयत्न से प्रताड़ित होकर सहसा अनुशासन का बंधन तोड़ गया था। जब वह लौटा तो उसके नग्न तन पर देहाती लाल अंगूछे का हस्व परिधान देखकर आरती का चेहरा तमतमा उठा। कहीं उसकी सुरुचिपूर्ण मित्रों की बिरादरी उसे देख लेती तो वह कहाँ मुंह छिपाती फिरती। किंतु उस अद्भुत अनुशासन प्रिय नारी को विधाता ने हाथ में आई शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं सिखाया था। हृदय क्रोध की उत्तुंग तरंगों से उद्वेलित होने पर भी वह जिह्वा को संयम के अंकुश से साधने में समर्थ थी। वह जानती थी कि व्यर्थ की चिल गुहार मचाकर वह अपने नौकर की इधर उधर बातें लगाने की प्रवृत्ति को ही प्रश्रय देगी। आज तक उसका विवाह काज दाम्पत्य जीवन की कटुता से कभी म्लान नहीं हुआ था। आओ भजन, उसने अपने मधुर स्मित से अपने निगरगंड सहचर का आह्वान किया। मैं कब से चाय लेकर बैठी हूँ। नित्य की भांति उस दिन भी आरती की मेज दर्पण सी चमक रही थी। चांदी का टी सेट, 2 प्लेटों में 5 अंडे, कुरकुरे टोस्ट, पॉरेज और चांदी की तश्तरी में मेवे। कृपण पिता की अटूट धनराशि की आरती के नृत्य प्रति के भोजों में ऐसी ही तृतीय गति होती थी। तुम खा लो, बहादुर से कहो मेरे लिए 1 गिलास दूध ले आए। मैं आज से अंडा नहीं खाऊंगा। स्वर की अस्वाभाविक दृढ़ता ने आरती के कलेजे में खंजर सा धसा दिया। ऐसा दुस्साहस जिसने कभी इतने वर्षों से एक धेला भी कमा कर नहीं दिया, वह आज कह रहा है कि यह नहीं खाएगा, वह नहीं खाएगा। उसके टुकड़ों पर पलने वाले देहाती लठगंवार की ऐसी स्पर्धा। किसने उसके इस नम्र अश्व को ऐसा अबाध्य बना दिया कि वह लगाम मुंह में ले ही नहीं रहा। फिर भी आरती बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता करती रही। दूध पीकर वह बिना उससे कुछ बोले ही जाने लगा तो पल भर के लिए ठिठका। आरती, आज मैं रात तक लौटूंगा। स्वामी जी के यहाँ बनारस से उनके गुरु भाई आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। स्तब्ध आरती हाथ पर हाथ धरे बैठी ही रही। उसकी अफसरी विद्या वैभव व्यर्थ होकर उसे विद्रूप का अंगूठा दिखा रहे थे। वह फिर उस दिन भूखी ही दफ्तर चली गई थी। जीवन में पहली बार उसे अपनी निरीह विवशता पर दया आ रही थी। खटाखट मशीनी गति से फाइलों को निपटाने में आज तक उसकी अपूर्व ख्याति थी, किंतु आज मेज पर फाइलों का अंबार लगा था और उसकी शक्ति ही चुक गई थी। आज तक वह अपने अनुभवी पिता की ही सीख पर चलती आई थी। बेटी फाइलों को हमेशा घोड़े समझकर ही खटाखट दौड़ाती रहना। बहुत दिनों तक अस्तबल में बंधा घोड़ा खुलने पर कभी कभी मालिक को भी गिरा देता है, पर आज उसकी कलम अचल होकर बार बार बिदक रही थी। क्या वह स्वयं अपने इस दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायिनी नहीं थी?
अफसरी की अकड़ में तनी वह भूल गई थी कि वह एक पत्नी भी है। एक म्यान की दो तलवारें ही आज परस्पर टकरा गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक कुशल अफसर की ख्याति का सर्वोच्च सम्मान पा चुकी थी। कैसे कैसे खूंखार नरव्याघ्र से सचिवों से उसने आज तक डटकर ही मोर्चा लिया था। विधानसभा के प्रश्न हों या शासन संबंधी कोई नया सुझाव, बिना उसकी सम्मति के आज तक उसके किसी भी सचिव ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया था। हाथ में कलम थामते ही उसका कुत्सित चेहरा एक अनोखी आभा से उद्भासित हो उठता था। उलझी से उलझी फाइल के झाड़ झंकाड़ को भी वह कलम से ऐसे उखाड़ कर सुलझा देती कि लगता कोई अनुभव कुशल माली जंगल बनी बंजर भूमि की खुरपी से गोड़गाड़ सुघड़ बना गया है। वास्तव में उस नारी की सृष्टि विधाता ने दफ्तर की कुर्सी के लिए ही की थी। उसकी गोदी के लिए यदि शिशु किलकता भी तो वह किलक कभी स्वाभाविक नहीं लग सकती थी। दिन भर की थकी मांदी घर लौटती तो भजन उसका हंसकर स्वागत करने द्वार पर खड़ा रहता। संध्या होते ही वह उसे बगल में बिठाकर अपनी मित्र मंडली से मिलने पहुंच जाती। वहां कभी कभी भजन के निरीह पौरुष को लेकर उसके मित्र परिहास की चुटकियां भी लेते, किंतु स्वयं आरती के शब्दों में उसका बौद्धिक पति उनके तुच्छ हास परिहास में कभी भाग नहीं ले सकता था। इसी से बेचारे के हाथ में जबरदस्ती किसी जटिल पुस्तक का गरिष्ठ चिखौना ठूंस कर उसे अलग बिठा दिया जाता था। आज अपने उसी निरीह पति की अनुशासनहीनता उसे डंक देने लगी थी। फिर उसके नाजुक चेहरे भोली हंसी से भी अधिक आकर्षक थी उसकी निस्वार्थ सेवा भावना। पूरी गृहस्थी का भार स्वेच्छा से ढोने के दास्य भाव की वह इतनी आदी हो चुकी थी कि उसके बिना उसके जीवन का एक एक पल व्यर्थ हो उठा था। एक दिन जब वह दफ्तर से लौटी तो भजन घर पर नहीं था। संकोचवश वह बहादुर से कुछ पूछ नहीं पाई थी, पर जब रात तक भी वह ना लौटा तो वह शंकित होने लगी। बहादुर से वह पूछती भी कैसे? यह उसके लिए कितनी लज्जा की बात होगी कि घर के नौकर से वह यह पूछे कि साहब कहाँ गए हैं। और कोई साहब होता तो शायद पत्नी को पूछने में संकोच नहीं होता, किंतु बहादुर तो जानता था कि उसके साहब की दिनचर्या की एक एक पल घटिका भी मेम साहब के आंचल की गांठ में अब तक बंधी रही है। वह उदास बैठी चाय पी रही थी कि सिर झुकाए बहादुर स्वयं ही आकर उसके सामने खड़ा हो गया। मेम साहब, उसने कांपते कंठ से उसे संबोधित कर फिर अपना सिर झुका लिया। क्या बात है? स्वर में अभी भी अनुशासन की कड़क थी। साहब चला गया मेम साहब, अब कभी नहीं आएगा। क्या? उत्तेजित होकर आरती कुर्सी से उठ गई थी। हाँ मेम साहब, साहब को गुरुजी ने दीक्षा दिया है। आज हमसे बोला, बहादुर अब हम जा रहा है, कभी नहीं लौटेगा। भजन के इस दुस्साहसी पलायन ने आरती की चेतना ही हर ली थी। न जाने कब तक वह मूर्ति सी अडिग उसी कुर्सी पर बैठी रही। मेम साहब, बहादुर के सहमे स्वर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। क्या है बहादुर? उसने अपने उद्वेलित हृदय की उमड़ती तरंगों को अपने संयत कठोर स्वर से दबा दिया। मेम साहब, घर से तार आया है, माँ बहुत बीमार है, आज की ही गाड़ी से जाना होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहादुर आश्चर्य से अपनी उस सन की मालकिन को देखता ही रह गया था। पहले क्या कभी उसने एक दिन की भी छुट्टी ऐसे दे दी थी? छुट्टी का नाम लेते ही तो वह भड़क उठती थी, किंतु आज बहादुर की छुट्टी के समाचार से प्रसन्न ही हुई थी। वही तो भजन के पलायन का एकमात्र साक्षी था। वह चला गया तो अपने दुर्भाग्य प्रकरण को अपने तक ही सीमित रख सकती थी। भाड़ में जाए भजन। गोबर का कीड़ा गोबर में सड़सड़ कर मरना चाहे तो दोष उसका नहीं था। अपने एकांत को उसे अब अपनी बहुचर्चित गरिमा के साथ ही स्वीकार करना होगा। बहादुर को घर भेज वह दफ्तर चली गई। जब लौटी तब सूना घर उसे एक बार फिर काट खाने को दौड़ा। नहीं, ऐसे हथियार डालकर काम नहीं चलेगा। उसे एक और अवसर अपने उस मूर्ख अकर्मण्य पति को देना ही होगा। डूबती मुंडी को बाल पकड़कर एक बार खींच कर देखेगी और फिर भी यदि वह डूबना चाहे तो डूबे। सारी रात वह बेचैन करवटें बदलती रही। फिर पाँव फटने से पहले ही वह नहा धोकर तैयार हो गई। पति के निठल्ले गुरु का पता लगाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। शहर से दूर जिस अरण्य में उस रमते जोगी का आश्रम था, उसका पूरा नक्शा वह बहादुर से पूछ पाछ कर अपनी डायरी में उतार चुकी थी। पड़ोस के फ्लैटों की पूरी कतार जब गहरी नींद में डूबी थी, तब आरती सक्सेना अपने फ्लैट में ताला लगा कार निकालकर अकेली ही अपने मूर्ख पति को ढूंढने निकल पड़ी। किंतु दुर्भाग्य उसके साथ शायद कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लोहे लक्कड़ से भरे एक ट्रक की टक्कर के पश्चात उसे चालक की भद्दी गाली और उड़ती जटिल दाढ़ी की ही झलक दिखी। फिर ललाट से बहती अपनी ही रक्तधारा को देख वह चीख मारकर बेहोश हो गई थी।
जब होश आया तो अस्पताल में थी। उसकी असंख्य मित्रों की चिंतातुर दृष्टि उसे सहसा फिर दुर्बल बना गई। वह जीवित रह गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था। निश्चय ही उसके अंतरंग मित्र भजन को ढूंढते रहे होंगे। क्या कहेगी अब वह उनसे? पत्नी की ऐसी दुख भरी अवस्था में उसे खबर करने के लिए उससे पता मांगेंगे तो क्या वह उन्हें उस अरण्य का पता दे पाएगी? क्लांत अवसन्न पलकों को उसने अकारण ही मूंद लिया। चोट उतनी गहरी नहीं थी, ललाट पर सामान्य सा घाव था। बाएं पैर की हड्डी में छोटी सी दरार आ गई थी। यह सचमुच ही दैवी कृपा थी कि उस जहाज से विशाल ट्रक की टक्कर भी न उसकी नाजुक कार का बाल बांका कर पाई थी, न स्वयं उसका ही। उसके मित्रों ने ही कार की मरम्मत करा दी और 15 दिनों में वह स्वस्थ होकर घर लौट आई। इसी बीच मित्र उससे बार बार भजन का पता पूछते रहते। एक पत्र तो उन्हें लिखना ही चाहिए, तार आप भले ही ना दें। आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, न नौकर है न कोई आत्मीय, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। भजन आएगा तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, आरती बड़े ही चातुर्य से उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देती। आप लोग भजन को नहीं जानते। एक तो यूमेटिक हार्ट का मरीज रह चुका है। मुझे कभी छींक भी आ जाती थी तो पगला जाता था। इतने दिनों बाद तो उस बेचारे को एकांत अध्ययन का अवसर जुटा है। मैं उसका पता नहीं दे सकती और फिर अब तो मैं एकदम ठीक हूँ। कभी कभी उसका अद्भुत अभिनय स्वयं उसे ही अभिभूत कर देता। कौन कह सकता था कि 1 महीने से उसकी एक एक निद्राहीन रात्रि शून्य वातावरण में सिसकते ही गुजर गई है। उसकी भूख, प्यास, नींद सब कुछ उसका नवीन सन्यासी अपने साथ ही हर ले गया था। दिन तो दफ्तर में कट जाता, संध्या को वह द्वार बंद कर भजन के एक एक कपड़े को घंटों तक सहलाती, सूंघती, सिसकती रहती। मित्रों को वह कब तक अपनी व्यर्थ कैफियत से फुसला सकती थी। एक दिन आधी रात को उसने अपना निर्णय ले ही लिया। एक प्रयास को तो विधाता ने व्यर्थ कर दिया था, अब वह एक बार फिर अपने दुर्भाग्य से जूझेगी। जीवन में आज तक उसने क्या कभी हार मानी थी? रात भर बैठकर उसने पति के गुरु से अपने वार्तालाप की भूमिका तैयार की कि क्या क्या कहना होगा, कैसे कहना होगा। सब कुछ उसने अपनी डायरी में नोट किया और जब दफ्तर जाने लगी तो पति संधान के लिए निकाली गई अपनी साड़ी भी मैचिंग ब्लाउज पर्स के साथ पलंग पर सजा गई। एक जरूरी मीटिंग के चक्रव्यूह से जब वह निकली तो संध्या हो गई थी। घर लौट स्वयं चाय बनाने, मुंह हाथ धोने में प्रगल्भा संध्या और प्रगाढ़ हो गई थी। तेजी में कार ड्राइव करने पर भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसे 45 मिनट लग गए थे। गाड़ी उस गहन अरण्य में नहीं जा सकती थी। पास ही अरहर के खेत के साये में गाड़ी लॉक कर जब वह उतरी तो उसका कलेजा धड़क रहा था। क्या पता भजन के गुरु अपने शिष्य के साथ साथ डेरा डंडा उखाड़ किसी और अरण्य में चले गए हों। जोगी और सांप का क्या कोई घर होता है? वह हमेशा अपनी टॉर्च साथ में रखती थी, किंतु उस दिन पहली बार मानसिक अशांति ने उसे ऐसा विभ्रांत कर दिया था कि वह टॉर्च साथ रखना भी भूल गई थी। बड़े बड़े काश गुच्छ उसे बार बार उलझा रहे थे। उधर एक कटीली झाड़ी बौराए कुत्ते सी उसकी साड़ी की सुनहरी जरी में उलझ गई। वह उसे छुड़ाने लगी तो गोखरू कांटों का गुच्छा पूरा हथेली की खाल उधेड़ कर रह गया। विवशता और खींच के आंसू उसकी आंखों में छलक आए। आज भजन ऐसी मूर्खता नहीं करता और इस भंड स्वामी के चक्कर में नहीं पड़ता तो प्रदेश की वह वरिष्ठ अफसर उन अभागे जंगली कांटों में ऐसे उलझती। हाथ के कांटे निकाल वह फिर आगे बढ़ी। दूर दूर तक फैले गहन अंधकार के निसीम शून्य सागर के बीच वह तुच्छ तरुणी सी ही डगमगाती खड़ी थी कि बड़ी दूर टिमटिमाती एक बत्ती के क्षीण आलोक ने उसे आश्वस्त किया। निश्चय ही यह उस मूर्ख के आश्रम की बत्ती होगी। उसका अनुमान ठीक ही था। एक लंबी संकीर्ण निष्पत्र यूकेलिप्टस वृक्षों की परिधि पार कर वह आश्रम के द्वार तक पहुंची और ठिठक कर खड़ी रह गई। अश्वत्थ के मोटे तने के पीछे दुबकने में उसने फिर विलंब नहीं किया। इतने दिनों बाद उस प्राण प्रिय चेहरे को अचानक देख वह क्षण भर को अपना मानसिक संतुलन ही जैसे खो बैठी थी। फूस की छाई झोंपड़ी के गोबर से लिपे प्रांगण में धधकती धूनी की रक्तिम लपटों में ताम्रवर्णी बने उस चेहरे को एकदम ही अपरिचित बना दिया था। एक ही महीने में उस सुदर्शन चेहरे की कैसी गत बन गई थी। जिन बालों को वह स्वयं शहर के सबसे महंगे सैलून में ले जाकर अपने निर्देशन में कटवाती छटवाती थी, उनकी रूखी लटों पर राख उड़ रही थी। शरीर पर कपड़े का चीथड़ा भी नहीं था। हाथ में पकड़ी चिलम के संकीर्ण मुख में वह धूनी से अंगारे रखता फूंकता जा रहा था। नग्न औघड़ शरीर पर ही नहीं, सुचिक्कन कपोलों पर भी राख की मोटी तह जमी थी। जिन रेशमी जुल्फों को विदेशों से आयात की गई क्रीम से संवारती थी, उन पर जैसे मुट्ठी भर राख अभी अभी बिखेरी गई थी।
लगता था जैसे कच्ची मिट्टी के ढेर में किसी नादान गधे की भांति लोटपोट कर उठ बैठा है। धधकती चिलम को होंठों से लगा दम खींचते ही वह बुरी तरह खांसने लगा था। देख रहा है बेटा केवलानंद, महीना भर हो गया पर यह रहा बॉडम का बॉडम, अभी तक सप्तमी का दम लगाना भी नहीं सीख पाया। पहला कश खींचते ही ससुरा खांसते खांसते औंधिया जाता है। लौंडिया है रे क्या? ही। गुरु की उस विभत्स अश्लील हंसी को सुनते ही आरती भय से ठंडी पड़ गई। बाप रे बाप, जैसी भयंकर हंसी थी वैसा ही भयंकर चेहरा भी। नग्न दिगंबर, सारे बदन में राख का प्रलेप, ऊंची उठी उलझी जटाओं के उत्तुंग उभार को फिर गुरु ने बम बम कर खोल लंबी लटों की यवनिका अपने नग्न स्कंधों पर बिखेर दी। भजन के हाथ से चिलम छीन वह फिर अपनी लाल अंगारे सी आंखें ललाट पर चढ़ा जोर जोर से कश खींचने लगा। ले रे भजनानंद, ऐसे कश खींच, समझा? अनेक दुर्धर्ष सचिवों से मोर्चा लेने वाली, अपनी अद्भुत प्रतिभा से पुरुष सहकर्मियों को सदैव पराजित करने वाली अपराजिता आरती गुरु की गर्जना सुन जिस पीपल के नीचे खड़ी थी उसी के निरीह पत्ते सी ठक ठक कांपने लगी। रामदासी, गुरु ने हाँक लगाई, बाहर आ और इस छोकरे को जरा चिलम पीना सिखा। आए हैं ससुर बैरागी बनने, कलेजा है पिद्दी का। रामदासी आकर भजन के पीछे हंसती खड़ी हो गई। गेरुआ ऊंची बंदी धोती का फेंटा उसके सुडौल वक्षस्थल का महाऔदार्य से प्रदर्शन करता उसकी भव्य ग्रीवा से लिपटा था। वन्य मृगी के से चपल आयत नयनों से परिहास की असंख्य किरणें फूट रही थीं। उन्नत नासिका के नीचे होंठों की गड़न ही शायद ऐसी थी कि लगता था निरंतर किसी का उपहास करती उसे अपदस्थ कर रही हो। नाम मात्र को धारण किए संक्षिप्त परिधान के लिए उस श्यामल चेहरे पर किसी भी प्रकार का अप्रतिभ भाव नहीं था। सहज सिद्ध अधिकार से उसने फिर वहीं बंद अधरों की रहस्यमयी मुस्कान के साथ गुरु के हाथों से चिलम ली और बड़ी ही स्वाभाविक अंतरंगता से भजन के पास बैठकर उसे चिलम पकड़ना सिखाने लगी। उस रसिक्त शिक्षा के बीच फिर उस गुरु के उस दूसरे संड मुसंड नंग धड़ंग चेले केवलानंद ने क्या कहा वह सुन नहीं पाई, पर लावण्यमयी रामदासी वैराग्य की नींवें डहाती चिलम सहित भजन के कंधों पर लुढ़क गई। आरती का आहत नारित्व सहसा चोट खाई नागिन सा ही फन उठाकर फुफकार उठा। वह तेजी से बढ़ती धूनी की रक्तिम धूम्र रेखा को चीरती बिना किसी की ओर देखे भजन के सामने तनकर खड़ी हो गई। भजन, चलो घर। उसे आज भी अपने अनुशासन पर दृढ़ विश्वास था। एक बार आंखें चार होने पर भजन अब भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, पर पति की गांजे के दम से आरक्त दृष्टि धूनी की धूम्र रेखा पर ही निबद्ध थी। उसने एक बार भी आंखें उठाकर आरती की ओर नहीं देखा। चिलम एक जलती लकड़ी से टिका वह एक लंबे चिमटे से आग को अकारण ही ऐसे उभाड़ने लगा जैसे पास खड़ी जीवन सहचरी को उसने देखा ही ना हो। भजन, घर चलो। इस बार के अस्फुट आर्त स्वर में केवल समर्पण था, अनुशासन नहीं। घर? भजन का कंठ स्वर भी गांजे के दम ने बदल दिया था। उसमें अब कोमलता नहीं, तीव्र षडज की तीखी खनक थी। मेरा कोई घर नहीं। हा हा हा। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या कहते हो भजन, तुम्हारा कोई घर नहीं? इस बार शोकाकुला आरती की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसे अपनी विवशता इतनी असह्य कभी नहीं लगी थी। पहली बार उसे लगा कि उसके बाह्य आवरण के बीच, उसकी ऊंची नौकरी, उसकी प्रतिभा, उसकी ख्याति के बीच केवल पत्नी भाव की ही धारा निरंतर बहती जा रही थी। उसी धारा में उसके जीवन की सार्थकता थी जिसे वह आज तक एक क्षीण धारा ही समझती रही थी। वह आज उसके विवेक, संयम, लज्जा, बाह्य आडंबर के रोड़े पत्थरों को ठेलती फूटकर बाहर निकल पड़ी थी। संसार का कोई भी समर्थ बांध अब उसके वेग को अवरुद्ध नहीं कर सकता था। उसी क्षण रामदासी चिलम उठाने झुकी। दूर से देखने पर वह जितनी आकर्षक लगी थी, नेकटे से उसके प्रस्फुटित यौवन का आकर्षण आरती को उतना ही घातक लगा। निश्चय ही यही दुराचारिणी उसके निर्बुद्ध पति के विनिपात की मूल उत्सभूमि थी। क्रोध से आरती की नासिका का अग्रभाग फड़क उठा। तमतमाया चेहरा फिर कठोर हो गया। क्षण भर पूर्व क्या इसी मायाविनी के पाश में बंधने भजन सिद्धार्थ बना? अपने सुसज्जित वातानुकूलित भवन, सुशिक्षिता अफसर पत्नी के सुदीर्घ सुखद साहचर्य को भुला इस बीहड़ अरण्य में भटक गया था। उस अपरिचिता स्वयंवृत सौत के प्रति उसे घृणा ही अधिक हुई थी, क्रोध कम। तुम यहाँ क्या करती हो? उसने उस रौबीले स्वर में पूछा जिसमें वह कभी कभी अपने चपरासी फर्राशों को
सचिवालय की बेंचों पर ऊँघने के लिए डपटती थी, किंतु उस प्रश्न की कड़क पद्मपत्र पर पड़े जलबिंदु सी ही व्यर्थ ढलक गई। जिससे प्रश्न पूछा गया था उसकी निर्भीक दृष्टि में किसी को कुछ न समझने वाले दर्प की झलक ही उभर आई थी। आरती के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह अबाध्य छोकरी चिलम की राख वहीं झाड़ती रही। इस बार और आरती बौखलाकर पत्थर की मूर्ति से जड़ बैठे उस औघड़ गुरु पर बरस पड़ी। तुम जैसे भंड स्वामियों को मैं खूब जानती हूँ। एक बार आजमगढ़ में ऐसे ही आश्रम में मैंने छापा मारकर सेरों अफीम बरामद की थी। जवान छोकरियों को अपने इस आश्रम में बटोर तुम कैसी दीक्षा दे रहे हो, इस छोकरी को देखते ही समझ गई हूँ। अब तक निर्लिप्त भाव से अडिग बैठी अवधूत की राख से ढकी पलकें सहसा खुल गईं। दहकते अंगारे सी दृष्टि में यदि जलाने की शक्ति होती तो आरती सक्सेना उसी क्षण भस्म होकर राख हो जाती। माई! क्रोधी गुरु की आंखें ललाट पर चढ़ गईं। लंबा चिमटा उसने जोर जोर से जमीन पर ऐसे पटका जैसे क्रुद्ध अविवेकी भीड़ को डराने कोई पुलिस अधिकारी हवा में गोली चला रहा हो। जानती है तू किससे बातें कर रही है? हाँ हाँ जानती हूँ। उत्तेजित आरती बुरी तरह हाँफने लगी। एक ऐसे धूर्त चोटे से जो लोगों की सुखी गृहस्थी उजाड़ योग में नहीं भोग में लिप्त है। निकल जाए यहाँ से। भजन का गुरु अब पूरी तरह विभत्स नग्नता का निर्लज्ज प्रदर्शन करता चिमटे सहित खड़ा हो गया, किंतु तेजस्विनी निर्भीक आरती भी सिंहनी सी ही तनी खड़ी थी। ठीक है भजन, उसने नग्न गुरु की ओर दृष्टिपात किए बिना ही अपने पति को लक्ष्य कर अपना अंतिम अग्निबाण चलाया। तुम शायद भूल गए हो कि कानून की दृष्टि में तो तुम अभी भी मेरे पति हो। तुम्हें जाना ही है तो कायदे से कानून को संतुष्ट करके ही जा सकोगे, समझे? और उस क्रिया में तुम्हारे इस ढोगी पाखंडी गुरु और तुम्हारी इस संगनी को किस आश्रम की हवा खानी होगी वह शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह फिर तेजी से पलटकर निकल गई थी। घर लौटते ही उसकी गर्वोक्ति उसे स्वयं ही व्यर्थ लगने लगी। कानून की शरण में जाने का अर्थ था अपने गंदे कपड़ों की मलिन पोटली सबके सामने खोलना। काश वह माँ होती तो उसके जीवन की रिक्तता आज इतनी असह्य नहीं होती। विवाहित जीवन की अनेक स्मृतियों के दंश उसे सहसा पागल बना गए। विधाता उसे यह किन पूर्वकृत पापों का दंड दे गया था। एक बात वह खूब समझ गई थी, गुरु और नवीन वैराग्य सहचरी की उपस्थिति में उसके भोले पति का प्रत्यावर्तन असंभव था। पर जैसे भी हो एक बार उसे एकांत में ही घेरना होगा। बहुत संभव था कि उसकी दी गई धमकी से त्रस्त हो गुरु महाराज रात ही रात में चेले चेलियों सहित कहीं चल दें। यही उधेड़बुन रात के 3 बजे आरती को फिर उसी अरण्य में खींच ले गई। नक्षत्र खचित व्योम के नीचे वह उसी अश्वत्थ से लिपटी व्यर्थ अभिसारिका बनी खड़ी रही। कुटिया के मुंदे द्वार जब खुले तो वह एक पल को थरथराकर वहीं बैठ गई। ओह, भजन ही था। यह अलमस्त चाल, लंबे गोरे हाथों में लोटा और मुख में दातौन। वर्षों पूर्व के देहाती हनीमून की स्मृति एक बार फिर आरती को बौरा गई। जब वह नई नई ब्याह कर आई तो भजन ऐसे ही तो दिशा जंगल जाया करता था। आरती ने अपने को और भी पीछे दुबका लिया। भजन लोटा लिए उसी अलमस्त चाल से नदी की ओर बढ़ता गया। पीछे पीछे दबे पांव रखती जीवन सहचरी भी चली आ रही थी। यह उसने नहीं देखा। कार के पास पहुंचकर वह एक क्षण को ठिठक कर खड़ा रह गया। तभी आरती ने बिजली की तड़प से उसके हाथ से लोटा छीन दूर पटका और हाथ खींचकर उसे कार में बिठा हवा की गति से कार भगा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।